मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में आज हमको पढ़ना है नया एक्ट। क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है आयकर अधिनियम 1961 को। किसको पढ़ना है? आयकर अधिनियम 1961 को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आयकर अधिनियम 1961 को हमको पढ़ना है। नया एक्ट है और सबसे बड़ा एक्ट है। ये क्या है? सबसे बड़ा एक्ट है। इसमें क्या है? बहुत मान के चलो ये इस कितना 600-700 पेज का है। 600-700 पेज का है। 600-700 पेज का ये एक्ट है। तो इसमें मान लीजिए चलिए इसमें धाराएं भी क्या है? बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो अध्याय भी होंगे वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हमको क्या पढ़ना है? आयकर अधिनियम 1961। ये कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। और इसको बहुत ही आराम से इन लोगों ने बनाया है। ये किस संबंधित? आयकर से। आयकर से जो क्या है? टैक्स से। इसको क्या? टैक्स, इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम, INCOM, इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के लिए उन्होंने इसलिए इतना बड़ा बनाया, इस एक्ट को इतना बड़ा बनाया कि किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी टैक्स लेना भूल ना जाएं। क्या हो? जनता से टैक्स लेना कहीं से भी भूल ना जाएं। इसलिए इसमें एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखा और हर चीज़ पर क्या किया? टैक्स लगा दिया। क्या किया? टैक्स लगा दिया। तो चलिए अब टैक्स लग चुका है तो अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? इसको पढ़ लेते हैं और इसको क्या करते हैं? समझते हैं एक एक चीज़। इसकी एक एक चीज़ को समझते हैं। और देख लो इसमें ये अभी दिखा दूंगा मैं। जैसे ही पढ़ाने के बाद इसको दिखा दूंगा, पहले समझ लो। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले जब कोई एक्ट पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? उसकी इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंट डेट। जो डेट हैं तो उनमें दो डेट कौन सी? कितनी डेटें होती हैं? दो डेटें होती हैं। कितनी? दो तारीखें होती हैं। कौन सी? एक होती है पारित होने की तारीख। एक कौन सी होती है? एक होती है पारित होने की तारीख और दूसरी कौन सी होती है? लागू होने की। कौन सी? लागू होने की तारीख। किस दिन लागू हुआ और किस दिन पारित हुआ। तो देखते हैं लागू होने की और पारित होने की डेट क्या है। पारित होने की तारीख है इसकी क्या? 13 सितंबर। कौन सी? 13 सितंबर। अभी उसमें लिखा भी था क्या? 13 सितंबर। और लागू होने की जो डेट है वो क्या है? 1 अप्रैल। कौन सी? 13 सितंबर 1961। ये क्या है? पारित होने की तिथि है। और लागू होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। कौन सी? 1 अप्रैल 1962 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ? 1962 में लागू हुआ। अब इसके बाद हम और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो कि अध्याय देखते हैं। कितने अध्याय? अध्याय इसमें जो चैप्टर हैं वो कितने हैं। फिर देखते हैं क्या धाराएं कितनी हैं। धाराएं कितनी हैं क्या। फिर देखते हैं क्या इनमें इसमें अनुसूचियां हैं। तो इनमें देखते हैं क्या अनुसूचियां। अनुसूचियां फिर देखते हैं क्या अनुसूचियां। तो इसमें देखते हैं कि कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। कितने अध्याय? तो अध्याय कहेंगे कितने? 23 अध्याय। कितने? 23 अध्याय हैं। कितने? 23 अध्याय हैं। तो 23 अध्याय हैं तो धारा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कितनी धारा? 23 अध्याय में कितनी धाराओं में बांटा गया? 298 धाराएं हैं। 23 अध्यायों में कितनी धाराएं हैं? 298 धाराएं हैं। और जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं? वो 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। तो इसमें पारित होने की तिथि कितनी? 13 सितंबर 1961 और लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 1962। इस अधिनियम किसको? आयकर अधिनियम 1961 या इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पारित करने की तिथि कौन सी? 13 सितंबर 1961। लागू होने की तिथि कौन सी? 1 अप्रैल 1962। अध्याय कितने? अध्याय 13 हैं। धाराएं कितनी है? धारा 298 हैं। कितनी धाराएं? 298। और अनुसूचियां कितनी है? 14 अनुसूचियां हैं। कितनी है? इसमें 14 अनुसूचियां हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको क्या करते हैं? हम शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं हम इसके बाद? हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कौन सी? धारा 1। और धारा 1 सब लोग क्या जानते हैं? धारा 1। धारा 1 में क्या होता है? तो धारा 1 में क्या होता है? धारा 1 में सीधा होता है क्या? संक्षिप्त नाम होता है। क्या होता है? संक्षिप्त पहले नाम होता है। संक्षिप्त नाम
संक्षिप्त नाम, विस्तार, और क्या होता है, और प्रारंभ। और क्या होता है, इसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ। तो ये सब चीज़ें हम क्या देख, ये सब चीज़ें क्या कर चुके, हम देख चुके। प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम देख चुके। इनकम टैक्स एक्ट 1961 या आईटी एक्ट 1961 कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसका जो लागू और जो प्रारंभ हुआ तो कब, 1962, 1 अप्रैल 1962 से प्रारंभ हुआ। और इसका विस्तार क्या है, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। इसका क्या विस्तार है, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर क्या है इसका विस्तार है। कहाँ पर इसका विस्तार है, तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। कहेंगे कहाँ पर सॉरी कहाँ पर कहेंगे, संपूर्ण भारत में क्या है इसका विस्तार है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, धारा 2। तो धारा 2 में आप सब लोग जानते हैं कि धारा 2 क्या होती है। धारा 2 में क्या होती है, धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। क्या होती हैं, परिभाषाएं। धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं। तो चलिए धारा 2 में देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं धारा 2 की परिभाषाओं को। धारा 2A, कौन सी, 2(1), इसमें क्या है, धारा क्या है, 2(1) है। पहली धारा कौन सी है, पहली धारा जो है वो है धारा 2(1). कौन सी, धारा 2(1). इसमें 2A इसके बाद लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी सारी धाराएं हैं। तो इसको किस में बांटा गया, पहले 2(1) में बांटा गया। किसमें, 2(1), धारा 2 की 1। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या, धारा 2(1) में क्या बताया गया, तो इसमें डायरेक्ट देखिए, इसमें क्या जो बताया गया वो हम कहाँ, वहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया कि अग्रिम कर, कैसा, जो अग्रिम कर होता है, कैसा अग्रिम कर, अग्रिम मतलब पहले से कर, अग्रिम कर या एडवांस टैक्स, क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स, एडवांस ADVANCE, एडवांस टैक्स से संबंधित अध्याय से, क्या लिखा है, संबंधित जो अध्याय है, कौन सा, जो संबंधित अध्याय है, जो संबंधित अध्याय है वो कौन सा है। इसमें लिखा है कि जो टैक्स से संबंधित अध्याय है वो कौन सा है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक्स, क्या लिखा है, रोमन में लिखा है XVI। तो x का मतलब 10, v का मतलब 5, 15 और 2, तो ये कौन सा, 15 और 2 17। तो हम क्या कहेंगे, और C लिखा है। तो किस में है ये, किस अध्याय, जो अग्रिम कर के बारे में जो संबंधित है, अग्रिम कर से जो संबंधित अध्याय है वो कौन सा अध्याय है, वो 17 अध्याय है। कौन सा अध्याय, 17 है। कौन सा, तो इसमें 17C लिख देंगे, अध्याय 17C है। कौन सा, अध्याय 17C किससे संबंधित है, वो संबंधित है किससे, अग्रिम कर से संबंधित है। किससे संबंधित, अग्रिम कर से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो धारा 2(1)A, कौन सी धारा, देखते हैं धारा 2(1)A, कौन सी, धारा 2(1)A, धारा 2(1)A कौन सी है, धारा 2(1)A। धारा 2(1)A में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(1)A में परिभाषा, किसकी परिभाषा है, तो इसमें परिभाषा बताई गई है कृषि आय की परिभाषा। किसकी है, इसमें कृषि आय की परिभाषा है। कृषि आय किसकी, जो कृषि से जो आय प्राप्त होगी उसकी इसमें परिभाषा है। तो जो कृषि से प्राप्त जो आय है, इसमें किस किस को रखा गया है कि इसमें जो कृषि से जो चीज़ प्राप्त होगी वो क्या होगी, उसको कृषि आय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको कृषि आय कहेंगे। और कृषि आय में किन किन चीज़ों, कहाँ से कृषि, यदि आय प्राप्त होती है तो उसको कृषि आय माना जाएगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी को, इसमें जो क्या है 4 जगह से क्या बताया गया कि इसमें 4 जगह से अगर आय प्राप्त होती है तो उसको किसके अंदर गिना जाएगा, उसको कृषि आय के अंतर्गत गिना जाएगा। किसके अंतर्गत, कृषि आय के अंतर्गत गिना जाएगा। या कह सकते हैं कि कृषि की जो आय है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से कृषि में आय प्राप्त होती है। तो नंबर 1 में देखते हैं कहाँ से प्राप्त होती है। तो नंबर 1, जो क्या खेती वाली जो ज़मीन होती है, क्या, तो जो खेती वाली ज़मीन हो, जो खेती
वाली ज़मीन, खेती वाली ज़मीन, खेती वाली ज़मीन से प्राप्त लगान, क्या, या इसको क्या कह सकते हैं, रेंट। जैसे जो क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई खेत है जिसमें क्या फसल उगती हो और उसको किसी को रेंट पर दे दिया जाए, क्या कर दिया उसको, जैसे कि क्या करते हैं कोई बल्क उसमें रेंट पर दे देते हैं कि इस साल तुम इतने पैसे दो और इस खेती को तुम करो, तो वो क्या करते हैं, दे देते हैं। तो यदि उससे जो प्राप्त होती है तो वो आय किस में आएगी, वो भी आय किस में आएगी, वो आय किस में गिनी जाएगी, कृषि आय में गिनी जाएगी। उस आय को किस में गिना जाएगा, कृषि आय में गिना जाएगा। यदि कोई क्या होता है, राजस्व, जो खेती वाली ज़मीन है उससे क्या हो, राजस्व प्राप्त होता है, उससे क्या होता है, राजस्व प्राप्त होता है। तो खेती वाली ज़मीन से क्या होता, यदि कोई क्या होता, ज़मीन से प्राप्त क्या है, ज़मीन से क्या है प्राप्त, कोई राजस्व है, क्या कोई राजस्व है, राजस्व क्या है, कोई राजस्व है, तो वो भी क्या है, वो भी कृषि आय है, वो भी क्या है, कृषि आय है। और नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट तीसरा क्या है, तीसरा खेती की उपज को, किसकी, जो खेत में क्या होता है, जो खेत में फसल उपजी, तो खेती जब हम क्या करते हैं फसल काट लेते हैं, तो खेती की उपज तो उसको क्या करते हैं हम ट्रैक्टर से, या जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जो कृषि वाहन हैं, उनसे क्या करते हैं, जहाँ खेत से क्या करते हैं घर तक लेके आते हैं, या खेत से कहाँ तक, बाज़ार तक लेके जाते हैं, तो उसमें जो भाड़ा लगता है, जो उस भाड़े वाले व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, तो वो भी क्या है, वो भी कृषि आय है, वो भी क्या है, एक कृषि आय है। तो इसमें का खेती की उपज को बाजार में ले जाने बाजार में ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय, ये भी किस में आएगी, कृषि आय में आएगी, किस में आएगी, कृषि आय में ये भी शामिल होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चौथी जो है वो क्या है, वो क्या, खेती, जो क्या है, जो किसानों को प्राप्त होती है, जो किसानों को प्राप्त होती है, ये क्या, ये किसानों को प्राप्त होती है, कहाँ से, खेती, कहाँ से खेती की उपज, खेती की जो उपज है, क्या है, जो खेती की उपज को बेचने से जो प्राप्त आय होती है, जो क्या, खेती की जो उपज है उसको क्या, खेती की उपज को बेचने से क्या है, प्राप्त आय, ये किसको होती है, ये किसान को आय प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों को किस में गिना जाएगा, इन सब चीज़ों को गिना जाएगा किसमें, कृषि आय में गिना जाएगा, किस में गिना जाएगा, कृषि आय में इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, कृषि आय से संबंधित है, ये सब चीज़ें क्या है, कृषि आय है, क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, कृषि आय है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट धारा को देखते हैं। अब देखते हैं धारा 2(7), धारा 2(7 कौन सी, धारा 2(7, धारा 2(7 में क्या बताया गया, धारा 2(7 में किसकी परिभाषा या क्या बताया गया है, तो धारा 2(7 में जो निर्धारित है उसको, किसको, जो निर्धारती की परिभाषा बताई गई, किसकी, निर्धारती की परिभाषा बताई गई है, किसकी, निर्धारती का मतलब क्या है, निर्धारती का मतलब क्या है, जिस पर क्या हो, टैक्स लगाया जाता है, जो व्यक्ति क्या करता है, टैक्स भरता है, जो व्यक्ति वास्तविक रूप में टैक्स भरता है उसको क्या बोलते हैं, उसको निर्धारती बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निर्धारती बोलते हैं। जैसे किसी, मान लीजिए कि ये व्यक्ति ने क्या, कोई इनकम की, ये व्यक्ति पर जो टैक्स लगाया जाएगा, तो ये व्यक्ति क्या होगा, इस टैक्स के लिए क्या होगा, निर्धारती होगा, क्या होगा, ये व्यक्ति क्या होगा, उस टैक्स के लिए क्या होगा, निर्धारती होगा, क्या होगा, निर्धारती होगा। इसको कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर टैक्स निर्धारित किया गया है उसको क्या कहेंगे, निर्धारती कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको निर्धारती कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जिस व्यक्ति पर क्या टैक्स
क्या टैक्स निर्धारित निर्धारित किया गया है, उसको क्या कहेंगे? उसको निर्धारिती कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम निर्धारिती कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम निर्धारिती कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्धारिती कहेंगे। तो क्या कहेंगे? निर्धारिती। और क्या है इस एक्ट में? क्या होगा इस एक्ट के अंतर्गत? जिस व्यक्ति को क्या कोई टैक्स या जो धनराशि अदा करता है, ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत, या यही ठीक है, या कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहेंगे और आसान भाषा में, इस एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कोई क्या हो कोई टैक्स या क्या हो कोई धनराशि अदा करता है, या क्या धनराशि जो व्यक्ति क्या जिसकी जगह क्या कर ली, जो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे जिसकी जगह जो व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा बन जाएगा सेंटेंस। इस एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति क्या करता है, कोई टैक्स या धनराशि, जो व्यक्ति कोई टैक्स या धनराशि क्या करता है, अदा करता है। धनराशि क्या करता है, अदा करता है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम निर्धारिती। क्या कहेंगे? निर्धारिती कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्धारिती। निर्धारिती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? निर्धारिती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको निर्धारिती को अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे ससी। क्या कहते हैं? ऐसे ससी। क्या कहते हैं? ऐसे ससी कहते हैं। क्या? ASSE ऐसे ससी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ससी कहते हैं इसको, निर्धारिती को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की ओर हम बढ़ते हैं? हम नेक्स्ट धारा की ओर चलिए और समझते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी है? नेक्स्ट धारा जो है वो है हमारी धारा 2(7)A। कौन सी धारा? 2(7)A। 2(7) का कौन सा ए? अभी कौन पढ़ी? 2(7) पढ़ी। अब कौन सी है? 2(7)A। कौन सी? 2(7)A। तो 2(7)A में क्या है? धारा 2(7)A क्या कहती है? धारा 2(7)A कहती है जो निर्धारण अधिकारी के बारे में बात करती है कि निर्धारण अधिकारी कौन होगा निर्धारण अधिकारी कौन होगा। तो इसको किसकी बात करती है? निर्धारण जो क्या करेगा, जो किसकी निर्धारित पर जो टैक्स लगाता है। क्या? जो निर्धारण का मतलब जो क्या टैक्स का निर्धारण करे। निर्धारण अधिकारी निर्धारण अधिकारी कौन? निर्धारण अधिकारी कौन होगा? कौन आएगा इस निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत? कौन होगा जो इस पर क्या करेगा? टैक्स निर्धारण करेगा। टैक्स का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। तो कौन होगा इसमें? कौन होगा? जो क्या होता असिस्टेंट कमिश्नर होता है। क्या होता? असिस्टेंट कमिश्नर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयुक्त सहायक। क्या बोलते हैं इसको? आयुक्त सहायक आयुक्त, तो उल्टा लिख दिया, सहायक आयुक्त या असिस्टेंट कमिश्नर। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। दूसरा कौन सा होगा? डिप्टी कमिश्नर। कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। उपायुक्त। कौन? दूसरा कौन होता? उपायुक्त। क्या कह सकते? उपायुक्त कह सकते हैं। कौन? उपायुक्त। तीसरा कौन होगा? तीसरा जो होगा वो कौन होगा? तो तीसरा जो होगा वो होगा कौन? वो असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर, या क्या कहेंगे उसको? असिस्टेंट क्या कहेंगे? डायरेक्टर। तो क्या होगा? ये सहायक निर्देशक होगा। क्या होगा? सहायक इसको क्या कहेंगे हिंदी में? सहायक निदेशक। कौन होगा? सहायक निदेशक होगा। कौन होगा? सहायक निदेशक होगा। चौथा व्यक्ति कौन आएगा? सहायक, तो डिप्टी डायरेक्टर। उप सहायक निदेशक कौन? उप निदेशक कौन होगा? उपनिदेशक कर सकता है। कौन? उपनिदेशक।
और कौन कर सकता है टैक्स का निर्धारण? तो इसमें कोई इनकम टैक्स अधिकारी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई इनकम टैक्स अधिकारी। कौन? इनकम टैक्स INCO, इनकम टैक्स अधिकारी जो अधिकारी होगा वो भी क्या कर सकता है? टैक्स का निर्धारण कर सकता है। इतने लोग क्या होंगे? इतने लोग होंगे, ये क्या होंगे? निर्धारण अधिकारी होंगे। इतने लोग कौन होंगे? 5 लोग क्या होंगे? ये निर्धारण अधिकारी होंगे। क्या होंगे? ये 5 लोग होंगे क्या? निर्धारण अधिकारी होंगे। इन 5 लोगों को माना जाएगा निर्धारण अधिकारी माना जाएगा। अब एक और देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं निर्धारण वर्ष किसको? धारा कौन सी में? धारा 29 में। कौन सी धारा? धारा 29। धारा 29 में किसकी परिभाषा है? तो धारा 29 में है निर्धारण वर्ष की परिभाषा। किसकी? निर्धारण वर्ष। किसकी? निर्धारण वर्ष की परिभाषा है। किसकी? निर्धारण वर्ष की परिभाषा है। निर्धारण वर्ष की। तो निर्धारण वर्ष का मतलब क्या है? तो निर्धारण वर्ष का इसमें मतलब है 12 माह की अवधि। किसकी? इसकी कितनी? 12 माह की अवधि, मतलब 1 साल की अवधि। 12 माह की अवधि। और वो कब से कब तक? वो कब से कब तक होती है? जो ये क्या होती है? जो प्रत्येक वर्ष में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष में ये कब इस प्रारंभ होता है? ये प्रत्येक वर्ष में ये क्या होता है? प्रत्येक वर्ष में कब प्रारंभ होता है? प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से। कब? 1 अप्रैल। कब से? 1 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल से क्या होता है? प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और क्या होगा? 1 अप्रैल से क्या होता है? 1 अप्रैल से क्या प्रारंभ होता है? और भी क्या होता है? 1 अप्रैल से क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको क्या कर सकते हैं? निर्धारण वर्ष बराबर क्या लिख सकते हैं? वित्तीय वर्ष। क्या लिख सकते हैं? वित्तीय वर्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वित्तीय वर्ष। जो कब से कब तक? जो कब से कब तक रहता है? जो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक चलता है। कब तक? 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक चलता है। कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। तो हमने आज यहाँ तक, कहाँ तक? 29 तक हमने धारा 29 तक देखा। बाकी की चीज़ें को हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।